तो हम पढ़े थे इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट रेट, ठीक है जी। तो टाइम में आपने कोई भी चीज़ टाइम में आपने कोई भी चीज़ आपने क्या करनी, कोई भी अमाउंट आपने एक टाइम से दूसरे टाइम पे लेके जानी है, ठीक है जी। तो द फार्मूला विल बी अप्लाइड 1 प्लस, ठीक है, 1 मीन ओरिजिनल अमाउंट प्लस आई इंटरेस्ट रेट पावर एन। एन इज नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स के कितने पीरियड्स के बाद आप ये अमाउंट आगे पीछे कर रहे हैं, ठीक है जी। सो एफ इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू एंड पी इज कॉल्ड पास्ट और प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है जी। तो इसी तरह एफ डब्ल्यू इज कॉल्ड, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये क्या चीज़ होती है, फ्यूचर वर्थ एंड पी डब्ल्यू इज कॉल्ड प्रेजेंट वर्थ, ए डब्ल्यू इज कॉल्ड एनुअल वर्थ and A is called uh, series of consecutive equal and of पीरियड अमाउंट्स, जिसको आप ना कॉमन ज़बान में किस्तें बोलते हैं। तो ए इज़ कॉल्ड सीरीज ऑफ कंसेक्टिव इक्वल एंड ऑफ पीरियड अमाउंट्स, जिसको आप क्या कहते हैं, किस्तें बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये टर्मिनोलॉजी आपने याद रखनी है, ठीक है जी। सिमिलरली आई इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट, एन इज कॉल्ड नंबर ऑफ पीरियड्स या नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स, ठीक है जी। तो नजर नहीं आ रहा है सर। नज़र नहीं आ रहा, आ रहा है सर। ठीक जी है। सर। तो कोई नहीं है, जो पार्ट आपका मिसिंग हो गया ना वो आपने रिकॉर्डिंग में से थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो ख़ुद भी इसको आपने एटलीस्ट हर लेक्चर के बाद 30 to 40 मिनट आपने इस सब्जेक्ट को लाजमी अंडरस्टैंड करना है। वीकली 1 या 2 दफ़ा आपको ये आधा पौना घंटा देना पड़ा करेगा, ठीक है। लेक्चर के बाद इसको स्टडी करेंगे तो ये चीज़ें आपको बेहतर समझ आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट रेट जो जनरली हम करते हैं वो बिफोर स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट अप्लाई करते हैं। इंटरेस्ट जनरली क्या होता है, प्रोजेक्ट को, किसी भी प्रोजेक्ट को आपने एवेल्यूएट करना है ना, तो स्टार्ट पे आप इंटरेस्ट अप्लाई करते हैं और आफ्टर प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाता है तब हम क्या चीज़ एवेल्यूएट करते हैं, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है जी। तब हम इसको क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिटर्न। अब चलें इधर ही नोट्स पे ना लिख के ज़रा कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट रेट जो होता है जनरली ग्रेटर देन 0% होता है, ठीक है जी। तो ग्रेटर देन 0% होगा। जनरली क्या होता है 8%, 10%, 15%, 20%, 30%, इससे ज़्यादा
नहीं होता, ठीक है। तो ये वो होता है इंटरेस्ट रेट जो आप स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है जी। तो इसको आप अप्लाई करते हैं एट स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टू एवेलुएट द प्रोजेक्ट, ठीक है जी। प्रोजेक्ट को आप एवेलुएट करते हैं कि क्या इकोनॉमिकली फिजिबल है नहीं है, ठीक है जी। रेट ऑफ रिटर्न ये एक्चुअल होता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, अब आपने उसमें से क्या कमाया, क्या किया है। बात समझ आ रही है ना आपको? तो रेट ऑफ रिटर्न इज अप्लाइड एट द एंड और कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है जी। तो रेट ऑफ रिटर्न हम एवेलुएट करते हैं। तो रेट ऑफ रिटर्न इज बेसिकली प्रॉफिट। तो इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है इन्फिनिटी। मैक्सिमम लिमिट क्या होती है जी? रेट ऑफ रिटर्न की मैक्सिमम आप कितना कमा सकते हैं? अप टू इन्फिनिटी। और मिनिमम लिमिट क्या होगी इसकी? रेट ऑफ रिटर्न की मिनिमम लिमिट क्या होगी? कोई आंसर कर सकते हैं जी, कोई बंदा? सता 17 बंदे हैं, कोई जवाब दे सकता है जी कि रेट ऑफ रिटर्न की मिनिमम लिमिट क्या होगी? सर ये 0 से भी कम हो सकता है, अगर प्रोजेक्ट में हाँ, लॉस जीरो हो से तो फिर जीरो वरना से कम हो क्रिटिकल सकता है ना, रिपोर्ट। लॉस भी तो हो सकता है ना यारा। तो मिनिमम लिमिट क्या होगी इसकी? लॉस भी हो सकता है ना। -100%, ठीक है, कि सारा का सारा पैसा डूब गया। -100% का क्या मतलब है? कि सारा का सारा पैसा डूब गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने कंसेप्चुअली इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है जी। कि रेट ऑफ रिटर्न -100% से अप टू इन्फिनिटी हो सकता है, 200%, 300%, 10 गुना प्रॉफिट हो गया जी, ठीक है जी। 1000%, मतलब 10 गुना प्रॉफिट आपने कमा लिया, ठीक है। इस तरह से है। मिनिमम -100% के सारा डूब गया है, ठीक है, लॉस हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट पे आप निकालते हैं कि हाँ भाई हमने क्या कमाया, कितने % कमाया, ठीक है जी। तो रेट ऑफ रिटर्न का कंसेप्ट एंड ऑफ द प्रोजेक्ट पे चलता है, और इंटरेस्ट रेट पे जो भी होगा वो आप स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट पे करेंगे, और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0% होती है, यानी कि 0 से ग्रेटर ही होगा। 5% से 10%, 8%, 12%, ठीक है। डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस क्या है, ठीक है, अवेलेबल रिसोर्सेज, सॉरी कैपिटल की अवेलेबिलिटी किस तरह की है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, ठीक है जी, एक्सेट्रा। रिस्क क्या है प्रोजेक्ट का, उसमें से आपने अपना प्रॉफिट कितना इंटेंडेड डाला हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं, ठीक है जी। तो ये ग्रेटर देन 0 होता है। जो अब आप एवेल्यूएट करते हैं तो आप कहते हैं कि कम से कम हमने कितना कमाना है, जो आपका गोल होता है ना बेसिकली, वो आप इंटरेस्ट रेट ऑफ स्टार्ट में शुरू करते हैं, ठीक है जी। सो ये कंसेप्ट आपने अंडरस्टैंड करना है। तो इस सब्जेक्ट को ना कंसेप्चुअली आपने एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है जी। तो रेट ऑफ रिटर्न क्या? इंटरेस्ट अर्नड। अब देखा ना, ये वर्ड की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है। इट मीन्स कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद कह रहे हैं। तो इंटरेस्ट अर्नड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज एक्सप्रेस्ड एज % ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट, ठीक है जी। तो बारवर के पर्सपेक्टिव से क्या होगा? इंटरेस्ट रेट पेड, कि उसने ये इंटरेस्ट पेड किया है,
और लेंडर या इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से क्या है, उसने रेट ऑफ रिटर्न अर्न किया है। ठीक है जी। सो इसकी कॉमन एग्जांपल है, एक बंदा है बैंक से लोन लेता है और फिर बैंक को ओरिजिनल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट क्या करता है, पे करता है, तो वो इसने इंटरेस्ट पे किया है। इसी तरह एक इन्वेस्टर है, वो एक कॉरपोरेशन को क्या करता है, इन्वेस्ट करता है और फिर उसमें से इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट क्या करता है, अर्न करता है। सही है जी। तो कॉमनली यूज सिंबल्स हैं टी। टी रिप्रेजेंट करता है टाइम को, यूजुअली इन पीरियड सच एज years or months, and P is value or amount of money at time t designated as present at time 0. F is value of amount of money at some future time such as t is equal to n periods in the future. A is series of consecutive equal end of period of amounts of money. यानी कि जिस तरह आप किस्तें देते हैं ना किसी चीज़ की, तो किस्तें क्या होती हैं, सीरीज होती है, लगातार आपने देनी है। कंसेक्टिव होती हैं, ठीक है, यानी कि लगातार होती हैं। इक्वल होती हैं, हर माह आप इक्वल किस्त देते हो बराबर, ठीक है। एंड ऑफ पीरियड, हर महीने के बाद आपको देनी होती है। तो ये ए, इसको ए से फार्मूलेट करते हैं। एन इज नंबर ऑफ इंटरेस्ट पीरियड्स, ठीक है जी। वो ईयर्स भी हो सकते हैं, मंथ्स भी हो सकते हैं, ठीक है जी। क्वार्टर ईयर भी हो सकता है, एवरी 3 मंथ्स। इसी तरह 6 मंथ्स, ठीक है जी। तो ईयर्स भी हो सकते हैं। तो जनरली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में जो पेमेंट्स होते हैं वो मंथली बेसिस पे होते हैं, क्योंकि आपने सैलरीज देनी है मंथली बेसिस पे, ठीक है जी। ये आगे एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं। रेंट्स देने हैं मंथली बेसिस पे, ठीक है जी। बिल्स पे करने हैं बिजली शिजली के, बाकी चीज़ों के, ठीक है, मंथली बेसिस पे होते हैं। अब आ जाते हैं इनकम पे। अब जो कंट्रैक्टर्स जनरली आईपीसीज बेचते हैं, ठीक है, इंटरम पेमेंट सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको, ठीक है जी। तो वो भी पूरे महीने में जितना काम हुआ होता है ना, उसकी वो क्या कहता है, बिल बना के भेजता है कि भाई मैंने इतना काम कर लिया, अब इसके मुझे पैसे दो। तो वो भी मंथली बेसिस पे होता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो पीरियड हम जनरली यूज़ करते हैं वो मंथ्स में होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। इसी तरह इंटरेस्ट रेट जनरली एनुअल गिवन होता है, ठीक है, लेकिन उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं पर मंथ्स में भी, ठीक है जी। अगर 10% 12% पर ईयर है तो अप्रॉक्सीमेटली 1% पर मंथ होगा, ठीक है। वो उसके कुछ फार्मूले हैं, वो आगे आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो ये आपने टर्मिनोलॉजीज अंडरस्टैंड करनी है, कॉमन सिंबल्स क्या है, ठीक है जी। ए बेसिकली किस्तों वाली सीरीज को कहते हैं, ठीक है जी। तो एफ और पी का कंसेप्ट आपने इस तरह से अंडरस्टैंड करना है कि अगर मैं यहाँ पे टाइम लाइन ड्रा करता हूँ से -5, यानी कि आज से 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले से शुरू करता हूँ। और आगे चलते हैं हम कहीं आज से 5 साल बाद तक चलते हैं, ठीक है जी। तो जो चीज़ टाइम में पहले होगी वो पी होगी, और जो चीज़ टाइम में बाद में होगी दैट विल बी एफ। अगर आप आज से 4 साल पहले और 2 साल पहले वाली अमाउंट को आपस में कंपेयर करेंगे तो जो टाइम में बाद में आएगी वो एफ होगी, और टाइम में जो पहले आएगी वो पी होगी। सिमिलरली अगर आप इनको कंपेयर करते हैं तो एक वैल्यू पी होगी जो टाइम में पहले आएगी, और एक वैल्यू एफ होगी जो टाइम में बाद में आएगी, ठीक है जी। एट ईयर 0, 0 मीन करंट टाइम, दैट विल बी प्रेजेंट वैल्यू।
और एट टाइम सबसे आखिर वाली जो होगी दैट विल बी कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू, अगर वो ज़ीरो से ग्रेटर है तो। ठीक है जी, तो दैट विल बी कॉल्ड फ्यूचर वर्थ। ठीक है जी, तो इसी तरह से ये होती हैं, इनको कहते हैं सिंगल पेमेंट्स। ठीक है जी, पूरे टाइम में आपने एक ही दफ़ा पेमेंट करनी होती है। ठीक है, बार बार नहीं पेमेंट करनी होती, एक सिंगल पेमेंट्स इनको कहते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो जनरली पी और एफ का कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं कि टाइम में जो पहले आएगी वो पी होगी, जो टाइम में बाद में आएगी वो वैल्यू एफ होगी। ठीक है जी, एक इस तरह से होता है, ए इज़ अ सीरीज ऑफ कंसेक्टिव इक्वल एंड ऑफ पीरियड अमाउंट। ठीक है जी, हर साल से मैं कहता हूँ जी कि मैंने 1000 पे करना है, तो फिर हर साल मैंने कितना पे किया हुआ है 1000, दैट इज़ कॉल्ड सीरीज ऑफ कंसेक्टिव, लगातार इक्वल, ठीक है, बराबर अमाउंट है, एंड ऑफ पीरियड अमाउंट है, यानी कि, और हम जो एग्जम्पशन यूज़ करते हैं यहाँ पे वो एंड ऑफ पीरियड होती है। ठीक है जी, कि जो भी पेमेंट करनी है हमने वो पीरियड के गुजरने के बाद करनी है। जिस तरह तनख्वाह, जिस तरह सैलरी है महीना गुजरने के बाद मिलती है। ठीक है जी, इसी तरह कंट्रैक्टर को आईपीसी है, पेमेंट है, काम करने के बाद मिलती है। ठीक है, बिल है, बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है, कोई भी बिल है, आप चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद बिल पे करते हैं उसका। ठीक है जी, सो ये कंसेप्ट क्या है, एंड ऑफ पीरियड, कि कैश जो फ्लो होगी वो एंड ऑफ पीरियड पे होगी। ठीक है, जो आपकी प्रीपेड सब्सक्रिप्शन होती है या बैंक्स के अंदर जो आप अब लोन लेते हैं ना, तो वो पहले से ही सूद अप्लाई कर देता है, तो वो बिगिनिंग ऑफ पीरियड होती है, एजम्पशन होती है उसमें। ठीक है, कि जो फंड फ्लो कर रहा है वो बिगिनिंग ऑफ पीरियड कर रहा है। ठीक है, जो कि बहुत ही रेयर होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम यूज़ करते हैं, बैंक्स वगैरह में होता होगा वो। ठीक है, अदरवाइज जितनी भी प्रैक्टिकली जो कैश फ्लो होते हैं वो एंड ऑफ पीरियड होते हैं, यानी कि टाइम के बाद, एंड पे। तो यही एजम्पशन हम यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। ठीक है जी, कि फंड फ्लोज एट एंड ऑफ पीरियड। तो ए सीरीज़ का समझ आया कि ये किस्तें होती हैं बेसिकली। ठीक है, कॉमन ज़बान में जिसको कहते हैं हम, लेकिन ये कंसेक्टिव अमाउंट्स होती हैं। तो ये चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है जी। अब आ जाए कैश फ्लोज। कैश फ्लोज दो तरह के होते हैं, या तो पैसा आपकी तरफ आएगा या आपसे जाएगा। तो हर वो चीज़ जो आ रही है वो इनफ्लो है, हर वो अमाउंट जो आपसे जा रही है दैट इज़ आउटफ्लो। जैसे रेवेन्यूज़ हैं, कहीं से पैसा आ रहा है, रिसिप्ट्स हैं, इनकम्स हैं। ठीक है, सेविंग हो रही है कोई, ठीक है, प्रॉफिट आ रहा है कहीं से। ठीक है जी, हर वो चीज़ जो आपकी तरफ आ रही है दैट इज़ इनफ्लो, और इसके लिए हम पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं। हर वो चीज़ जो जा रही है, डिसबर्समेंट्स हैं, आपने पेमेंट्स कही हैं, जो आपको कॉस्ट पड़ी है, जो आपके एक्सपेंसेस हैं, जो आपने टैक्स पे किए हैं, जो आपने रेंट्स पे किए हैं, जो आपने बिल पे किए हैं, जो आपने सैलरीज पे की हैं एम्प्लॉयज़ को, हर वो चीज़ जो आपसे गई है वो कैश आउटफ्लो है। अब मुझे बताएं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बैंक में जाता हूँ, लोन लेता हूँ 1 लाख रुपया। ठीक है, बताइए कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो है? अब ये क्वेश्चन आपने आंसर करना है। हाँ, आउटफ्लो है, इनफ्लो है सर। इनफ्लो है। ठीक है, इसको समझें, बेशक लोन लिया है मैंने लेकिन अमाउंट मेरे पास आई है, तो क्या है, इनफ्लो है। सीधा सीधा कंसेप्ट है, इसको समझना है आपने। ठीक है, ये देखो फॉर एग्जांपल अभी मैं ना 1000 लोन लेता हूं तो मेरे पास स्क्रीन आई नहीं है शो हो रही अमाउंट। है। ठीक है, कैश इनफ्लो है, पॉजिटिव है। 3 साल बाद मैंने
से 200 इंटरेस्ट भी डाल के मैंने पे किया, जब मैं पे करूंगा तब ये आउटफ्लो होगी। ये कंसेप्ट समझ में आया? तो अगर मैं लोन लेता हूं तो वो इनफ्लो है, अगर मैं कहीं इन्वेस्ट करता हूं तो आउटफ्लो है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपने अंडरस्टैंड करना है, इसलिए मैं इन चीज़ों पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है जी। तो हमने क्या चीज़ निकालनी होती है, हर पीरियड के ऊपर, हर टाइम के ऊपर नेट कैश फ्लो निकालना होता है। नेट कैश फ्लो इज कैश इनफ्लोज माइनस कैश आउटफ्लोज। ठीक है जी। और नेट कैश फ्लोज को ही हम कैलकुलेशन में यूज़ करके आगे एनालाइज करते हैं। और एग्जाम्पशन हमारी क्या है, एंड ऑफ पीरियड के जो फंड जितने भी हैं हमारे एंड ऑफ पीरियड पे ही फ्लो करते हैं। ठीक है जी। तो प्रैक्टिकली भी ऐसे ही होता है कि महीने बाद ही स्क्रीन सारी नहीं शो हो पेमेंट्स रही है। होती हैं। ठीक है, महीने के आखिर में होती है, महीने के शुरू में नहीं होती। ठीक हो गया जी। तो कैश फ्लो एस्टीमेट्स दो तरह के होते हैं, पॉइंट एस्टीमेट होते हैं और रेंज एस्टीमेट्स होते हैं। ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ जी कि एक हमने अपनी कंस्ट्रक्शन के, ठीक है, के लिए एक एक्सकेवेटर ख़रीदना है, तो उसकी कीमत क्या होगी? तो एक बंदा बोले जी कि $1.5 लाख होगी। ठीक है, तो दैट इज़ अ पॉइंट एस्टीमेट, उसने एक सिंगल वैल्यू बताई है कि इतनी है। एक बंदा कहता है नहीं, 1.5 से $2 लाख होगी। अब ये उसने रेंज एस्टीमेट बताई है कि भाई इस कम से कम 1.5 लाख या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख की होगी, या इसके दरमियान भी हो सकती है। ठीक है, अब ये रेंज एस्टीमेट्स आ गए। ठीक है जी। तो सम टाइम क्या होता है कि आपको एस्टीमेट्स पॉइंट्स में अवेलेबल होते हैं, सम टाइम क्या होता है कि आपको नहीं पता होता कि मार्केट का बिहेवियर क्या होने वाला है। स्पेसिफिकली जब आप फ्यूचर एस्टीमेट करते हैं तो आपको नहीं पता कि मार्केट का बिहेवियर क्या होगा, तो आप क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है, तजर्बे की बुनियाद पे, ठीक है, और कैलकुलेशंस की बुनियाद पे प्रोबेबिलिटीज़ कहते हैं कि ये पॉसिबल है कि ये वैल्यूज़ इस रेंज में आ सकती हैं। तो फिर आप रेंज को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे क्या करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है। सो दिस इज़ द लास्ट थिंग जो आज हमने लेक्चर में अंडरस्टैंड करनी है। इकोनॉमिक इक्विवेलेंस हम पढ़ चुके हैं, इसको एक दफ़ा पढ़ेंगे। कैश फ्लो डायग्राम, तो कैश फ्लो डायग्राम में हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले टाइम लाइन ड्रा करते हैं। जैसे मैंने ये ड्रा किया है ना, यस, आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले, अभी, फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, ये आपने सबसे पहले टाइम लाइन ड्रा करनी है। फिर टाइम लाइन ड्रा करने के बाद आपने क्या प्लाट करना है, नेट कैश फ्लो। आपने क्या प्लाट करना है, नेट कैश फ्लो। ठीक है, अगर तो नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है तो आप एरो से अपवर्ड लगाएंगे और अमाउंट लिखेंगे साथ। अगर कैश कैश फ्लो नेगेटिव है तो आप डाउनवर्ड एरो के साथ उसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। कहता है जी कि प्लॉट ऑब्जर्व्ड कैश फ्लोज ओवर लास्ट 8 years एंड estimated sale next year for 150, show present worth at present time t is equal to 0। ओके, तो कहता है जी कि अब देखें 7 साल पहले इनकम क्या है 0, कॉस्ट क्या है 2500, फिर उसके बाद क्या है इनकम आना शुरू हुई, साथ क्या है कॉस्ट भी आना शुरू हुई, और एट द एंड ऑफ आफ्टर 1 year क्या है 150 का वो क्या हो रहा है जी, सेल हो रहा है नेक्स्ट ईयर। ठीक है जी, यानी कि ये कहना ये चाह रहा है से कि हमने एक एसेट या इक्विपमेंट ख़रीदा
कितने का जी? 2500 का। $2500 का 7 साल पहले खरीदा, तो खरीद लिया जी। फिर आपने क्या कर दिया, उसको काम पे लगा दिया या रेंट पे दे दिया वगैरह वगैरह। अब हर साल हमें क्या इनकम हो रही है? $750। ठीक है जी। और हर साल उसकी कॉस्ट पड़ रही है। ये कॉस्ट होती है मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, पहले साल $100 पड़ी, फिर 125, फिर 150, 175, 200, 225, 250, और अगले साल के लिए एक्सपेक्टेड है कि 275 पड़ेगी। ठीक है जी। तो ये कॉस्ट के एस्टीमेट्स आ गए, ये इनकम के एस्टीमेट्स आ गए। नेट कैश फ्लो देखिए, ये आ गया हमारे पास। तो नेट कैश फ्लो को हमने क्या करना है? कैश फ्लो डायग्राम से अप्लाई करना है। तो कैश फ्लो डायग्राम बनेगी -7 ईयर्स से लेके आज आज से 1 साल बाद तक। ठीक है जी। तो अभी इधर मेंटेनेंस कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम क्या आ रहे हैं कि अगले साल हम इसको सेल कर देंगे। ठीक है, कितने का बिकेगा अगले साल? 150 का। ठीक है जी। तो नेट कैश फ्लो आपने अप्लाई करना है। देखिए पहला नेट कैश फ्लो नेगेटिव है, तो एरो के साथ डाउनवर्ड हमने क्या किया है? 2500 को अप्लाई किया है। बाकी सारे कैश फ्लो पॉजिटिव हैं, तो हमने अपवर्ड एरो के साथ अप्लाई किया है। और स्केल जो है वो अप्रॉक्सीमेट रखना है, इस तरह से कि पता चले कि ये अमाउंट बड़ी है और ये अमाउंट छोटी है। अप्रॉक्सीमेटली इसको इस तरह से स्केल करना है। ठीक है जी। ये कंसेप्ट समझ आया कि हम कैश फ्लो डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो इस एग्जांपल को ज़रा अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करना है, तो इसको ख़ुद भी एक दफ़ा ड्रा करने की कोशिश करनी है आपने। फिर आ जाता है इकोनॉमिक इक्विवेलेंस। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। कहता है कम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी टू डिटरमिन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम दैट आर इकोनॉमिकली इक्विवेलेंट। कहता है जी कि अगर रेट ऑफ रिटर्न 10% हो, तो आज का $100 आज से 1 साल बाद के $110 के बराबर होगा। ठीक है जी। $100 नाउ इज इकोनॉमिकली इक्विवेलेंट टू $100 1 ईयर फ्रॉम नाउ इफ द $100 इज इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ 10% पर ईयर। जो मैंने आपको एक पहले भी एक एग्जांपल दी थी बैंक की। अब ये सिंगल वैल्यू है, सॉरी ये जो हम यहाँ स्लाइड में पढ़ रहे हैं, ये $100 नाउ इज P एंड $110 इज F। अब ये सिंगल वैल्यूज़ की बात हो रही है। किसको कंपेयर कर रहे हैं? P और F को। तो $100 नाउ इज इकोनॉमिकली इक्विवेलेंट टू $110 1 ईयर फ्रॉम नाउ। आज से 1 साल बाद के $110 के बराबर होगा। तो ये दोनों अमाउंट इकोनॉमिकली क्या है? बराबर है। इसी तरह जो मैंने ये आपको ये बैंक ने अपना जारी किया है, बैंक अल-फलाह ने, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ये, तो ये स्केड्यूल जारी किया है। अब इसने किस्तें दी हुई हैं, तो किस्तें क्या होती हैं? ए सीरीज़ होती है। तो कहता है जी कि दिस 95,000 नाउ इज इकोनॉमिकली इक्विवेलेंट टू 12 month equal consecutive end of period amounts which is equal to 9,770 रुपीज़ पर मंथ। ये दोनों इकॉनमी के लिए क्या है? इक्विवेलेंट है। इसी तरह फॉर 24 months 5,821 पर मंथ इंस्टॉलमेंट्स आर इकोनॉमिकली इक्विवेलेंट टू 95,000 रुपीज़ नाउ। तो कंसेप्ट समझ में आया इकोनॉमिक इक्विवेलेंट का। अब हम P और A को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपने अंडरस्टैंड करना है। दिस वाज द लास्ट कंसेप्ट ऑफ टुडेज लेक्चर, इकोनॉमिक इक्विवेलेंस। ठीक है जी। तो अच्छा ये हाँ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट तक रखते हैं। ठीक है जी। तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की आपने क्या कर लेनी है? ये पढ़ लेनी है आपने। ठीक है जी। 2 स्लाइड्स
तो यहाँ पे मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ, क्योंकि 12 बज के 10 मिनट हो गए हैं, तो जुम्मे का टाइम हो जाएगा। तो ये 2 स्लाइड्स आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है, पढ़ लेनी है, फिर हम मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न से आगे नेक्स्ट शुरू करेंगे, ठीक है जी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप 5 मिनट पूछ सकते हैं, अदरवाइज़